So there cannot be a better topic to start than this. In the next 30 minutes, we are going to discuss about the aseptic non-touch technique, or and it is also popularly known as ANTT. I think आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये टर्म पहले सुना हुआ होगा, ANTT और aseptic non-touch technique. But actually what it really means, इसके क्या components हैं, ये हमें क्या बताता है, this is what we are going to discuss in the next 30 minutes. तो अगर आप लोगों को बीच में कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, at the end of the session we can discuss all of this. So आज अभी next 30 minutes में हम बात करेंगे कि why it is important to know ANTT, why it is important to practice ANTT और aseptic non-touch technique. हैंड हाइजीन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज जब हम एसेप्सिस डिसइंफेक्शन की बात करते हैं तो हैंड हाइजीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई और नहीं हो सकता फॉर एनी नर्स, फॉर एनी डॉक्टर, फॉर एनी हेल्थ केयर वर्कर हु इज वर्किंग इन अ इंटेंसिव केयर यूनिट, हु इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल सेटिंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ and the patients from the healthcare associated infections. Healthcare associated infections के बारे में हम आगे देखेंगे. वे उन इन्फेक्शंस को बोलते हैं जो कि एक पेशेंट को हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से कंटामिनेशन जो भी है उस एयर में या फिर सरफेसेस पे या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को जो ट्रांसमिट होता है उसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस. तो हाउ इम्पोर्टेंट हैंड हाइजीन इज टू प्रिवेंट देम, उसके लिए बात करेंगे. व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ANTT, types of ANTT, and then finally we will try to sum up all with some take home messages. सब कुछ आज आपको यहाँ बहुत कुछ बताया जाएगा, but I am sure कि किसी के लिए भी एक दिन में सब कुछ समझ लेना मुश्किल है, but कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि आज जब आप यहाँ से जाएं उनको अपने साथ लेकर जाएं, तो वो हमारे टेक होम मैसेजेस हैं. आई होप कि प्रेजेंटेशन के बाद ऐसी कुछ चीजें हों जो हमेशा आपको याद रहेंगी और आप आगे अपने पेशेंट केयर में, अपने प्रैक्टिस में उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे. What are the problems with aseptic technique? तो हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि we know asepsis, हमें तो पता है कि aseptic techniques क्या होती हैं, ग्लव्स पहनना है, पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से बचाना है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है. ऐसा नहीं है. हमें ऐसा लगता है शायद कि हम जानते हैं asepsis क्या है, बट उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं होंगी फॉलो करने के लिए कि what exactly asepsis is and how it should be practiced, then it creates a problem. Poor equipment choices, poor understanding. हम बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि asepsis है क्या. जैसे हम स्टेरिलिटी की बात करते हैं, डिसइंफेक्शन की बात करते हैं, asepsis की बात करते हैं. तो asepsis की जब हम बात करते हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें asepsis मेंटेन करिए, तो उससे हमारा मतलब है कि आपको अपना काम इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है आपके फ्लो ऑफ वर्क को कि कोई भी इन्फेक्शन आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में या अपने आप से एक दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट ना कर सकें. तो जो भी प्रोसीजर्स हम करते हैं उसमें कंप्लीटली इट शुड बी फ्री ऑफ infection, should be free of all the microorganisms जो भी स्प्रेड हो सकते हैं. तो वो है asepsis. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इंजेक्शंस बहुत सारे बने हुए हैं, उसमें सिरिंजेस लगे हुए हैं. आई थिंक ये बहुत कॉमन सिनेरियो होगा जो हम कॉमनली ICUs में देखते हैं जब मेडिकेशन प्रेपरेशन होता है. बट इससे प्रॉब्लम क्या है, जब हमें पता नहीं है कि asepsis कैसे मेंटेन करना है, इट इंक्रीजेस द रिस्क, the rise in the healthcare associated infections. जो मैंने बोला infections जो कि healthcare workers से पेशेंट्स को हो सकती हैं, और इनफैक्ट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हमें अपने आप को बचाने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इनका इफ वी डू नॉट फॉलो दीज गाइडलाइंस इन अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो हमें भी वो इन्फेक्शन, we can also not be safe from these infections. हम अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी उससे एक्सपोज करते हैं, तो वो हम नहीं चाहते. So what and why? इसलिए ANTT और aseptic non-touch टेक्निक की जरूरत है. ये एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है to significantly improve the aseptic technique of healthcare workers. बहुत समय से, एक्चुअली ओरिजिनली ये UK से
स्टार्ट हुआ था. देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड द एसोसिएशन ऑफ सेफ एसेप्टिक प्रैक्टिसेस, जिन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस का रेट बढ़ रहा है. और जब उन्होंने कुछ ऑडिट्स किए अपने हेल्थ केयर वर्कर्स से, तो उनको पता चला कि more than 50% of the healthcare workers actually do not know कि asepsis कैसे maintain करना है, क्या important चीजें उसमें ध्यान रखनी है, and all of these finally lead to increase in the healthcare associated infection. तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क बनाया, एक अप्रोच बनाया और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस बनाई कि एक्चुअली आपको कैसे किस प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करना है, ताकि हम अपने आप को और पेशेंट्स को इन इन्फेक्शन से बचा सकें. So it is the method used to reduce the risk of microbial contamination to a vulnerable site. The main focus is to minimize the introduction of the microorganisms during preparation, administration and delivery of IV therapy. तो mainly ये जो guidelines हैं, they focus on the IV or the invasive procedures. जो हम भी invasive procedures मतलब कुछ भी, हम अगर किसी पेशेंट को कैनुला डालते हैं, सेंट्रल लाइन डालते हैं, कोई भी सेंट्रल कैथेटर डालते हैं, यूरिनरी कैथेटर डालते हैं, तो उसमें हमें क्या कोई ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, उनमें क्या चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इंसर्शन, during the administration of drugs and also for the maintenance of those IV lines or central lines. तो इसके बारे में हमें ANTT बताता है. तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बात करेंगे, बट स्टिल आप लोगों को कहीं लगता है आप जब ANTT के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत सारे आपको 10 प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स, बहुत कुछ उसके बारे में आपको मिल सकता है. बट एक सिंप्लीफाइड वे में हमने आज इसको डिस्कस करने का कोशिश किया है कि मेनली वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं. तो पहला, जैसे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, एसेप्सिस एसेप्सिस एसेप्सिस. तो हमारा जो एम है विद ऑल दीज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स इज टू मेंटेन asepsis for all invasive clinical procedures and for the maintenance of IV lines. ये हम आई थिंक पॉइंटर दिख रहा है, तो इसमें दिखाया है कि क्या क्या वेरियस कंपोनेंट्स हैं. इस एसेप्सिस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैंड वॉश, यूज ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल ग्लव्स, यूज ऑफ स्टेराइल टॉवल्स और स्टेराइल शीट जहां पे हम काम करते हैं, क्लीन ट्रे, नॉट टचिंग द की पार्ट्स. इन सब के बारे में कुछ अगले कुछ मिनट में बात करेंगे. बट कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जरूरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एसेप्सिस इज हैंड हाइजीन. आज इस वर्कशॉप में आप इसको बार बार सुनेंगे, इस टॉक में हो सकता है किसी और टॉक में भी इसके बारे में बात होगा, और हमारा एक पूरा सेपरेट वर्क स्टेशन है सिर्फ हैंड हाइजीन के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जिससे आप सिग्निफिकेंटली आपके हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस और इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. बिकॉज हैंड्स आर द मोस्ट कॉमन व्हीकल टू ट्रांसमिट हेल्थ केयर एसोसिएटेड पैथोजेंस. और वो कैसे करता है, यहाँ पे मैंने समराइज करने का कोशिश किया है. देयर आर 5 स्टेजेस कि आपने एक पेशेंट को टच किया या उसके पास कोई कार्डियक टेबल रखा है, उसका कुछ सामान रखा है, आपने उसको टच किया, तो यू विल सी दैट कि वहां पे कुछ जर्म्स प्रेजेंट है. ऑब्वियसली जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कैन नॉट सी दोज, बट वी सी दैट जर्म्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन एंड द इमीडिएट सर्फेसेस. उसके बाद वो जब हमने वहां काम किया तो वो जर्म्स हमारे हाथ में ट्रांसफर हो गए. दे ट्रांसफर ऑन टू दी हेल्थ केयर वर्कर्स हैंड. Next is they survive on hands for several minutes. We know most of the viruses, bacteria, they are very resistant. They tend to survive for many hours or even for days on our hands. Suboptimal or omitted hand cleansing results in hands remaining contaminated. तो अब अगर हमारे हाथ कंटेमिनेट हो गए और उसके बाद हमने एडिक्वेटली हैंड वॉश या हैंड रब, हैंड हाइजीन नहीं किया, देन वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट दिस इन्फेक्शन टू अनदर पेशेंट, to ourselves via direct contact और पेशेंट्स इमीडिएट एनवायरनमेंट. हमने उसके वेंटिलेटर को टच किया, उस वेंटिलेटर में जर्म्स चले गए, कोई और आएगा उस वेंटिलेटर के नॉब को दोबारा टच करेगा. तो इसलिए हैंड हाइजीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये तो सबको यहाँ पे पता होगा व्हाट आर दी गाइडलाइंस फॉर हैंड हाइजीन, बट फिर भी भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है. तो जस्ट अ क्विक रिकैपिचुलेशन.
हैंड हाइजीन का मतलब दोनों ही हैंड वॉशिंग और जो हम सैनिटाइजर या अल्कोहल हैंड रब से हैंड रब करते हैं, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होता है। तो हैंड वॉश जब भी हम अपने कार्यस्थल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना है, और जब हम अंदर काम कर रहे हैं तो उसके बीच में भी अगर हमारे हाथ विजिबली डर्टी हो गए हैं या हमने किसी भी बॉडी फ्लूइड को टच किया है, उसके बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। अदरवाइज हम बीच में हैंड रब भी कर सकते हैं यूजिंग अ अल्कोहल हैंड रब। कैसे, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, वी विल सी दैट। देर आर 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, आई थिंक सबको पता होगा। हैंड हाइजीन एजेंट्स, लो इरिटेंसी पोटेंशियल, जो भी अभी तो आई थिंक कोविड पैंडेमिक के बाद कहीं पर भी किसी को, आई डोंट थिंक ऐसा कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा हु इज नॉट अवेयर ऑफ द अल्कोहल हैंड रब्स और द हैंड सैनिटाइजर्स दैट आर अवेलेबल। इसमें वी हैव अगेन समराइज्ड the steps of hand washing। इसके बारे में आज हम बार बार बात करेंगे। I think most of you must be knowing it। पहले सीधा करना है, फिर उल्टा करना है, ओके, फ्रंट टू बैक, देन विद फिंगर्स इंटरलेस्ड, देन विद द बैक फिस्ट बना के बैक ऑफ द फिंगर्स, थंब इसमें याद रखना है, थंब इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स इन दिस, थंब एंड देन योर फिंगरनेल्स एंड देन द रिस्ट। सुमन के आई थिंक बहुत सारे निमोनिक्स हैं इसके लिए इजीली याद रखने के लिए, सीधा, उल्टा, फिर मुट्ठी बना के, फिर अंगूठा, देन योर नेल्स एंड फाइनली योर कलाई और रिस्ट। So these are the 5 moments for hand hygiene, 2 befores and 3 afters. Before touching the patient, before any clean or aseptic procedure. तो आप पेशेंट को टच करेंगे या कोई भी प्रोसीजर करने जाएंगे उसके पहले करना है, आफ्टर any body fluid exposure, after touching the patient or after touching patient surroundings। आपने कोई उसका डायपर चेंज किया है, यूरिनरी कैथेटर को खाली किया है, और पेशेंट को कोई ड्रग एडमिनिस्टर किया है, उसके वेंटिलेटर के सेटिंग्स को चेंज किया है, इन्फ्यूजन पंप को चेंज किया है, तो इसके बाद, इन सभी के बाद इट इज अ मोमेंट फॉर डूइंग हैंड हाइजीन। 2 befores and 3 afters, please remember। Again a little more about hand hygiene। use of gloves do not replace hand washing। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने तो ग्लव्स पहना है तो हैंड वॉश करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। ग्लव्स पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम हैंड हाइजीन या हैंड वॉश को या हैंड रब को फोरगो कर सकते हैं, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, बट इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू डू दी हैंड हाइजीन आफ्टर एट ऑल दोज 5 मोमेंट्स। कुछ extra other aspects of hand hygiene, bear below the elbows please। जब भी आप इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयूज में न्यूबॉर्न से काम कर रहे हैं, बार बार कहा जाता है कि आपकी एल्बोस के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपने जो भी आइडियली आप हाफ स्लीव्स या ऐसा कुछ कपड़ा पहनिए जो एल्बोस के ऊपर तक रहता है। अगर आपने कुछ ऐसा पहना है जो फुल स्लीव्स है, देन प्लीज fold these। No rings, no watches, no bangles, no bracelets, no धागा, ये सब मतलब sometimes they are culturally important, but then अगर आप patient care के लिए काम कर रहे हैं then that is the most important thing। So all of these have to be removed। No artificial fingernails, keep your natural nails short। बार बहुत बार स्पेशली फीमेल स्टाफ जो काम करता है आईसीयूज में, उनको ऐसा लगता है कि कैसे करें, फंक्शंस में भी जाना है, बट देन इफ यू हैव चोजन टू बी अ नियोनेटल नर्स, इफ यू हैव चोजन टू वर्क in the intensive care unit, there is no option but to keep your nails short, because nails are the मतलब वो अगर थोड़े भी बड़े होंगे you will get microbes inside it, and अगर आपने उनको adequately clean नहीं किया है you are going to increase the risk of infections। तो इसको याद रखना जरूरी है। cover any cuts or abrasions with waterproof dressings। encourage hand hygiene practice among जो आजकल बहुत सारे family centered and ICUs हैं where parents and visitors are allowed to come inside the ICUs, तो ये hand hygiene हमको उनको भी सिखाना है। Obviously उनको ये steps के बारे में नहीं पता होगा, तो it is always recommended कि जो भी आपके hand wash areas हैं वहाँ पे posters display होने चाहिए telling them the steps of hand washing, और बार में जो भी वहाँ staff हैं, attendants हैं ICU के, they can keep guiding them how to do the hand hygiene properly।
टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि बस जो स्टेप्स बताया उसको फटाफट फटाफट कर लिया। एवरेज टाइम यूजुअली अडॉप्टेड बाय हेल्थ केयर वर्कर्स इज लेस देन 10 सेकेंड्स, बट दैट इज नॉट अ एडिक्वेट टाइम। आपको हर स्टेप को, अगर हम हैंड वॉशिंग की बात करेंगे विद सोप एंड वाटर, मिनिमम इट रिक्वायर्स 40 to 60 seconds to do the hand rub or to do the hand wash adequately with all these steps. And when we talk of the alcohol based hand rubbing, steps same ही रहते हैं, but the timing is half, 20 to 30 seconds. Alcohol हमने already discuss कर लिया है, but it has been seen that mostly healthcare workers do not spend adequate time on hand washing and hand hygiene, and the average time is less than 10 seconds. Again, that would not be considered as a proper hand hygiene. Hand hygiene के बाद, before moving on to next principle of ANTT, use correct gloves. जब हम personal protective equipment की बात करते हैं, जब हम patient के कोई भी invasive या फिर clean या aseptic procedure की बात करते हैं, तो we have to take care of ourselves also to protect the patient. जो अभी हमारे कपड़े में, हमारे हाथ में या कुछ भी जो सरफेस का कंटामिनेशन है वो बच्चों तक या पेशेंट तक नहीं पहुंचे, तो उसके लिए आप गाउन्स, एप्रन्स जो भी आपकी यूनिट में अवेलेबल है, यू कैन यूज दिस। जो फुल स्लीव्स गाउन होते हैं, मोस्टली दे आर फॉर व्हेन अगर आप कोई स्टेराइल प्रोसीजर करने जा रहे हो, जैसे कि सेंट्रल लाइन इंसर्शन और यू आर गोइंग टू डू अ लंबर पंक्चर, तो इन सब प्रोसीजर्स के लिए आपको फुल स्लीव्स गाउन की जरूरत होती है। बट मोस्टली फॉर सिंपल प्रोसीजर्स लाइक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, all you need is half sleeves, plastic aprons, whatever आपकी यूनिट में है, you can use those. Then there are two types of gloves, non-sterile and sterile gloves, because most of the time we see कि gloves का supply might be a constraint, कि हम बोल रहे हैं कि हर बार gloves change करना जरूरी है, gloves use करना जरूरी है, but it is not always essential कि आपके पास adequate supply हो। तो उसमें we should know what is a clean glove और non-sterile glove and what are sterile glove। तो sterile gloves जो actually costly gloves होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो those are mostly for जब आप कोई sterile procedure कर रहे हो, जैसे हमने बात किया central line insertion, urinary catheterization, lumbar puncture, ventricular tap, तो इन सब के लिए आपको sterile gloves की जरूरत है। But most of the other procedures, जैसे कि IV cannula लगाना, drug administer करना, कोई कैपिलरी सैंपल लेना है, आपको डेक्स्ट्रोज मॉनिटरिंग करनी है बच्चे की, उन सब के लिए नॉन स्टेराइल ग्लव्स और क्लीन ग्लव्स जैसे उनको बोलते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में देयर इज अ पॉलिसी कि जो भी क्लीन ग्लव्स होते हैं, दे कीप कलेक्टिंग इट, उनको फिर क्लीन करके ऑटोक्लेव किया जाता है एंड दे कैन बी रीयूज। बट देन दैट डिपेंड्स कि आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। मोस्टली उनके कॉस्ट में डिफरेंस रहता है, तो क्लीन ग्लव्स आर इजिली अवेलेबल। जब हमने हैंड हाइजीन के बारे में बात कर लिया, उसके बाद द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ANTT इज की पार्ट एंड की साइट प्रोटेक्शन। सो व्हाट आर की पार्ट्स एंड व्हाट आर की साइट्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप ANTT नहीं समझ सकते, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप प्लीज बाद में पूछ लीजिए, बिकॉज जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपके प्रोसीजर में की पार्ट क्या है और की साइट क्या है, तब तक आप ANTT नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो जैसे हम इस पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक क्लीन ट्रे है, जिसको मतलब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, प्लास्टिक ट्रे, स्टील ट्रेस जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो। तो ये एक जनरल एसेप्टिक फील्ड है, जिसमें हमने सैम्पलिंग के लिए या अगर आप कैनल लगाने जा रहे हैं, उस प्रोसीजर के पहले आपको जो भी रिक्वायर्ड सामान है, आप एक क्लीन ट्रे को, जिसको आप सोप एंड वाटर से क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने डिसइंफेक्टेंट क्लोरहेक्सिडीन वाइप से इसको क्लीन कर सकते हैं, और आपके उसके बाद आपका जो भी उस प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं, उसको आप उसमें कलेक्ट करेंगे। बट इसमें हम देख रहे हैं कि जिन पॉइंट्स को रेड से हाईलाइट किया गया है, वो बताने का कोशिश किया गया है कि ये की पार्ट्स हैं जिनको हमें कंटामिनेट नहीं होने देना है अपने प्रोसीजर के टाइम पे। जैसे ये एक नीडल है, तो जो नीडल का एंट्री है, मतलब जो नीडल का टिप है, दैट इज अ की पार्ट विच शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। ये गॉस पीसेस जो हम यूज करेंगे उस एरिया को क्लीन करने के लिए सैम्पलिंग से पहले, दैट इज अगेन अ की पार्ट। अगर हम ब्लड कल्चर कलेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड कल्चर की जो बॉटल्स की टॉप है, जहां से हम नीडल इंसर्ट करके सैंपल डालेंगे, दैट इज अगेन अ की पार्ट।
ठीक है। और इस अगेन इन सेकेंड यू कैन सी जो सिरिंजेस की टिप्स ऑफ द सिरिंजेस होते हैं, टिप्स ऑफ नीडल्स होते हैं, दे शुड नॉट बी लेफ्ट अनएक्सपोज्ड, अनप्रोटेक्टेड एंड एक्सपोज्ड, दे शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। तो आपने एक जनरल एसेप्टिक फील्ड बना लिया और उसके बाद जो आपके की पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका सिरिंज है, नीडल को हमेशा कैप लगा के रखना है, सिरिंज अगर आप उसको खोल के यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा पैकेट में वापस डालना है ताकि टिप ऑफ द सिरिंज कभी भी एक्सपोज नहीं हो। अगर आपका ये कल्चर का बॉटल है तो इसको कवर्ड रखना है और कभी भी इन पार्ट्स को टच नहीं करना है। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अ की पार्ट और a key site is simply not to touch it. टच नहीं करना है। Aseptic non-touch technique, do not touch it. Now talking of the key sites, तो ये पार्ट्स थे जो हम इक्विपमेंट या हमने सामान इकट्ठा किया है उसमें की पार्ट्स क्या है। अब व्हाट आर द की साइट्स? की साइट्स आर, अगर हम कोई पेशेंट का ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो वो जो ओपन वुंड है दैट इज अ की साइट। अगर आप सेंट्रल लाइन डालने जा रहे हैं, कैनुला डालने जा रहे हैं, तो जिस एरिया में आप डालने जा रहे हैं वो स्किन का पार्ट की साइट है जिसको कि हमें क्लीन करना है और क्लीन करने के बाद उसको टच नहीं करना है। ऐसे ही अगर जैसे कोई कैनुला लगा है, उस कैनुला में हमने कुछ कोई कनेक्टर लगाया है तो उसका जो एंट्री वाला हब है दैट इज योर की पार्ट। ऐसे ही नीडल, अगर हम कैनुला की बात करें तो जो कैनुला की टिप है या फिर उसका ल्यूमिन जहां से वो हब से कनेक्ट होगा, ऑल दीज टिप ऑफ द सिरिंजेस, आईवी सेट यूज कर रहे हैं तो इसका ये जो पार्ट आप बॉटल के अंदर इंसर्ट करेंगे या फिर जिस पार्ट को कैनुला से या लाइन से कनेक्ट करेंगे, ऑल दीज आर योर की साइट्स व्हिच शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, व्हिच शुड नॉट बी कंटामिनेटेड, जिसको आपको टच नहीं करना है। तो जब भी आप प्रोसीजर करेंगे इन चीजों का ध्यान रखिए। थर्ड प्रिंसिपल, ANTT नीड्स टू बी एफिशिएंट एज वेल एज सेफ। तो अब हमें डिसाइड करना है कि कितने लेवल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ANTT, सर्जिकल ANTT एंड स्टैंडर्ड ANTT। सर्जिकल ANTT उन प्रोसीजर्स के लिए करते हैं लाइक विच आर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, यू थिंक इट इज गोइंग टू टेक लॉन्ग, उसमें बहुत सारे की पार्ट्स और की साइट्स एक्सपोज होंगे और जिसमें हम डायरेक्टली किसी सेंट्रल लाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर मोर इन्वेजिव, मोर की पार्ट्स जिनको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हमें सर्जिकल ANTT मेंटेन करना है। एंड स्टैंडर्ड ANTT इज फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स लाइक डेक्स्ट्रोज मॉनिटरिंग, लाइक कैनुला इंसर्शन, लाइक सैंपल कलेक्शन। तो इन सब के लिए हम स्टैंडर्ड ANTT फॉलो करेंगे। तो फोर्थ प्रिंसिपल कि पहले आपको ये डिसाइड करना है रिस्क असेसमेंट कि आप जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं इट रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड ANTT और इट रिक्वायर्स अ सर्जिकल ANTT। क्या आप उसमें जो की पार्ट्स और की साइट्स हैं उनको एक जनरल एसेप्टिक फील्ड से मेंटेन कर सकते हैं, और इफ नॉट देन दैट मींस जो कि आपके सेंट्रल लाइन इंसर्शंस हैं उनके लिए सर्जिकल ANTT। तो स्टैंडर्ड ANTT में क्या होता है कि हम माइक्रो क्रिटिकल एसेप्टिक फील्ड्स की बात करते हैं। जैसे ये एक ट्रे है, ये एक जनरल एसेप्टिक फील्ड है जिसको हमने क्लीन कर लिया है, फिर इसके अंदर छोटे छोटे ये जो एरिया, जैसे हमने सिरिंज के टिप को प्रोटेक्ट कर दिया, इस पे हब को प्रोटेक्ट कर दिया, टिप ऑफ द सिरिंज को प्रोटेक्ट कर दिया या पैकेट में डाल दिया, तो ये हमने छोटे छोटे माइक्रो क्रिटिकल एसेप्टिक फील्ड्स बना दिए हैं। But non-touch technique is mandatory and you can use non-sterile gloves or clean gloves for these procedures. इसमें जो डेमोन्स्ट्रेट किया गया है नेक्स्ट दैट इज अ सर्जिकल ANTT, जहां पे एक क्रिटिकल अ बिग फील्ड ऑफ एसेप्स फॉर एसेप्सिस इज रिक्वायर्ड। सो इसमें हम सारे की पार्ट्स जो भी हमारे हैं दे आर प्रोटेक्टेड कलेक्टिवली ऑन अ क्रिटिकल एसेप्टिक फील्ड। तो ये एक एसेप्टिक फील्ड है एक स्टेराइल शीट पे और उस पे हमने अपने सारे की पार्ट्स को रखा है। फॉर दीज स्टेराइल ग्लव्स आर एसेंशियल एंड अगेन इसमें भी बोलते हैं कि इवन आपने इसको स्टेराइल फील्ड पे रखा है स्टिल इट इज डिजायरेबल कि जो आपके की पार्ट्स हैं जैसे कि नीडल का टिप है या आपके सेंट्रल लाइन का जो एंट्री साइट है आप उसको टच ना करें डिस्पाइट कि आपने पूरा सर्जिकल ANTT मेंटेन किया है। अगेन ये पिक्चर वही बता रहा है एक जनरल फील्ड इन माइक्रो क्रिटिकल फील्ड्स और फिर जो हमने छोटे छोटे माइक्रो क्रिटिकल फील्ड्स एक बड़े सर्जिकल फील्ड में बना दिया है। तो की साइट्स मस्ट नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद एनी आइटम दैट इज नॉट स्टेराइल। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग sources of microbiological contamination,
इस अब ANTT अप्रोच के बारे में बस बात करेंगे, तो उसमें सबसे पहले है कि आपको अपने एनवायरनमेंट को डीकंटामिनेट करना है। एनवायरनमेंट को डीकंटामिनेट करना है तो उसके पहले हमें सोर्सेस पता होने चाहिए कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट कंटामिनेट हो सकता है। सो इट कैन बी एन एयरबॉर्न कंटामिनेशन फ्रॉम द एयर एनवायरनमेंट, हैंड टच कंटामिनेशन, और जो हमारा वर्किंग स्पेस है अगर हमने उसको एडिक्वेटली क्लीन नहीं किया है, देन इट कैन लीड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कंटामिनेशन। So protect patients every time with 6 actions for safe aseptic technique. Risk assessment, पहले आप खुद assess करिए. Select standard or surgical ANTT according to the technical difficulty of achieving asepsis. Manage the environment. अवॉइड और रिमूव कंटेमिनेशन रिस्क। तो आप जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, बिना क्लीन किए आपने वहां पे कोई प्रोसीजर करना स्टार्ट कर दिया, या ऑलरेडी पेशेंट की लिनन जो है या ड्रेसिंग जो है या बेबी का जो वार्मर है वो सॉइल्ड है और आप उसी के ऊपर सैम्पलिंग कर रहे हो, या फिर कार्डियक टेबल पे बहुत सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ है, फीड्स रखा हुआ है और उसी पे आपने अपना सैम्पलिंग का सामान रख दिया। तो सबसे पहले मैनेज द एनवायरनमेंट, जो भी उसका बच्चे का लिनन है, शीट्स हैं जो सॉइल्ड हैं उसको हटाइए, आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करिए, अगर वहाँ आसपास गंदगी है उसको पहले क्लीन करवाइए, जो भी लिनन्स हैं उसको चेंज करिए, टेबल्स हैं जहाँ पे आप सामान रखने जा रहे हैं उसको एटलीस्ट एक वाइप से क्लीन करवाइए। डीकंटामिनेट एंड प्रोटेक्ट, उसके लिए हैंड क्लीनिंग की बात करी हमने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गाउन्स, एप्रन्स, ग्लव्स, आइदर क्लीन और स्टेराइल। डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट चाहिए ऑब्वियसली आपको, अल्कोहल, बीटाडीन सर्फेसेस। यूज एसेप्टिक फील्ड्स, जनरल एसेप्टिक फील्ड हो सकता है और क्रिटिकल और माइक्रो क्रिटिकल। प्रोटेक्ट योर की पार्ट्स एंड की साइट्स। यूज नॉन टच टेक्निक, so key parts must only come into contact with other key parts and key sites, not to touch them, and prevent cross infection. It is important to safe equipment disposal, decontamination and hand cleaning. तो ये था पेशेंट के लिए। Again there are 4 actions. How can you protect yourself from for safe aseptic technique? So again hand cleaning, using aseptic fields, non-touch technique and preventing cross infection. तो आई थिंक इतना आज के टॉक के बाद ऑल ऑफ अस शुड रिमेंबर, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स इफेक्टिवली। नॉन की पार्ट्स आप टच कर सकते हैं बट नेवर कंटामिनेट योर की पार्ट्स एंड टेक अप्रोप्रिएट इन्फेक्टिव प्रिकॉशंस। दिस इज हाउ वी फेल इन आवर एसेप्टिक टेक्निक। हमारे बहुत बार हम देखते हैं की पार्ट्स, की सिरिंजेस खुले पड़े हैं, पेशेंट के कैनुला सॉइल्ड है, ब्लड लगा हुआ है, एडिक्वेटली प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ हमने हैंड वॉशिंग नहीं किया, की पार्ट को स्क्रब नहीं किया, स्क्रब दी हब, इसके बारे में आगे बात करेंगे आईवी केयर बंडल में, प्रिवेंशन ऑफ क्लैप्सी में, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि जब भी आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर करने जाते हैं उसके पहले उस हब को एडिक्वेट टाइम के लिए स्क्रब करना है, एंड इंजेक्शंस एंड नीडल्स को ऐसे डिस्कार्ड नहीं करना है। सो ईच ऑफ दीज पुअर प्रैक्टिस प्लेसेस द पेशेंट एट अ हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. So I think most of these I have already emphasized upon. All the clinical procedures should be carried out in a manner that maintains and promotes the principles of asepsis. The technique should be standardized across the organization. The healthcare workers present the biggest risk of contamination and infection to the patient. Hands are the most common vehicle to transmit these pathogens. Key parts and key sites must only come into contact with other active aseptic key parts or key sites. Thank you.